नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों, आज के वीडियो का टॉपिक जो है मैं आपको यूपी टीईटी के कुछ क्वेश्चन दिखाऊंगा, क्योंकि आपका शिक्षक बनना अगर संकल्प है तो आप हमारे इस वीडियो को जो भी वीडियो जाता है आप उसे डेली 15 मिनट 20 मिनट का जो भी वीडियो जाता है, आप कुछ भी तैयारी कर रहे हैं लेकिन इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ठीक है। क्योंकि यह आपके सपने को साकार कराने वाला वीडियो होगा और हमारा जो भी वीडियो लगातार धीरे धीरे जाने का प्रयास करेगा और बिल्कुल आपके शिक्षक बनाने के कंटेंट पर आधारित होगा, ठीक है। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपके कुछ क्वेश्चन थे जिसका जवाब मैं ओरली आपको दे देता हूं। सबसे पहला सवाल आपका था, भैया चतुर्थ काउंसलिंग प्रक्रिया कब से शुरू होगी। काउंसलिंग प्रक्रिया मतलब कि बीटीसी वाले छात्र पूछ रहे थे कि काउंसलिंग प्रक्रिया आगे क्या बढ़ेगी। तो मैंने आपको एक बात मैं पहले ही बताया था, आज भी मैं बता रहा हूँ कि चतुर्थ काउंसलिंग की जो भी प्रक्रिया है, जो भी दिशा निर्देश आएंगे वो सीधे सीधे आपको अखबार में तो पता ही चलेगा, सरकारी वेबसाइट पे तो पता ही चलेगा। उसके साथ साथ आप उस विद्यालय के टच में हमेशा लगे रहिए जिस विद्यालय से आप डीएलएड करना चाहते हैं, ठीक है। अभी कुछ लोगों ने हमसे कहा कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज से डीएलएड करना चाहता हूँ और वहाँ पर हम गए, एक मित्र ने हमसे कहा, हम वहाँ पर गए और उन्होंने कहा कि नहीं हो पाएगा। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए, अगर होता है या नहीं होता है आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन आप चतुर्थ काउंसलिंग के लिए किसी भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आप लगातार दिन भर सर्च करते रहेंगे कि चतुर्थ काउंसलिंग कब होगी, तो कोई उसका रिजल्ट नहीं निकलेगा, कोई भी मतलब नहीं होगा। आप उससे ज़्यादा पढ़ाई पर मेहनत करिए, जिनका एडमिशन हो चुका है वह भी, जिनका नहीं हुआ है वह भी पढ़ाई पर फोकस करिए। मेरे इतने सारे वीडियो डीएलएड पे गए हैं, आप लोग अगर अभी तक जुड़े हुए हैं तो आप डीएलएड के बारे में कोना कोना जर्रा आप जान चुके हैं। अब मुझे डीएलएड करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे भी पता है, ठीक है। क्योंकि आपको अगर शिक्षक बनना है तो डेली डीएलएड करने से शिक्षक नहीं बनेंगे। डीएलएड बहुत से लोग कर रहे हैं यूट्यूब पर, तो आपको पढ़ाई करनी है। तो चतुर्थ काउंसलिंग की जो भी प्रक्रिया होगी आप लगातार उस विद्यालय के अटैच में रहिए। कुछ लोगों ने कहा कि स्कॉलरशिप वाले पे एक वीडियो बना दीजिए, वह वीडियो अभी एडमिशन प्रक्रिया संपन्न होने दीजिए। स्कॉलरशिप पे हमारा स्पेशल एक वीडियो आपको बिल्कुल अच्छे से समझा दिया जाएगा। लेकिन उससे ज़्यादा मैं आपको मतलब कि बताऊंगा कि आप किसी के वीडियो को देखने से ज़्यादा बेहतर होगा कि आप जिस विद्यालय में एडमिशन ले रहे हैं या जहाँ से आप एडमिशन ले लिए हैं, आप वहाँ से संपर्क करिए कि स्कॉलरशिप में क्या क्या लगेगा, वो आसानी से बता देंगे। मैं तो वीडियो 11 अक्टूबर के बाद ही बनाऊँगा स्कॉलरशिप पर, ठीक है। आप सभी लोग आज की इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आपके कुछ कमेंट थे जिनका जवाब मैंने दे दिया है। अच्छे से मेहनत करिए, जिनका एडमिशन हो चुका है। भविष्य की शुभकामनाओं के साथ हमारी वीडियो को मैं इतना आपको दावा कर रहा हूं कि हमारी वीडियो को लगातार आप देखते रहिए, चाहे वो 15 मिनट का जाए, चाहे 20 मिनट का जाए, चाहे आधे घंटे का जाए, हमारी वीडियो को देखते रहिए। क्योंकि यह वीडियो शिक्षा से संबंधित रहेगा और वही क्वेश्चन रहेंगे जो पहले परीक्षाओं में आए हैं और आपको कहीं ना कहीं फायदा जरूर, जो यूपी टीईटी से रिलेटेड होंगे और वह क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में सीधे सीधे पूछे गए हैं, ठीक है। यूपी टीईटी प्रीवियस ईयर, क्योंकि आपका उद्देश्य यही होना चाहिए। सेमेस्टर की परीक्षाओं के लिए कुछ लोगों ने कहा कि भैया सेमेस्टर की परीक्षाओं के लिए आप बता दीजिए कि सेमेस्टर की परीक्षा कैसे होती है। तो मैंने बताया कि एक ठाकुर पब्लिकेशन की किताब आती है मार्केट में, प्राइवेट पब्लिकेशन की किताब है, आप उसे ले सकते हैं। और पवन और राजन 2 सीरीजें आती हैं, पवन और राजन की 2 सीरीज आती है। जैसे अवध यूनिवर्सिटीज़ करते हैं पतली पतली सीरीज आती है, तो आप सीरीज भी ले सकते हैं। लेकिन एक प्राइवेट किताब आती है ठाकुर पब्लिकेशन की, आप उसे भी ले सकते हैं, अच्छी किताब होती है, ठीक है। और जब आप अपने विद्यालय में जाएंगे तो विद्यालय वाले आपको खुद सजेस्ट करेंगे। मैं आपसे बताऊँगा कि आप विद्यालय में पूरा विद्यालय मत लीजिए, आपको जो अच्छा लगता है करिए, लेकिन विद्यालय से जरूर संपर्क करिए कि कौन कौन सी किताबें लेनी है। वो आपको बेहतर बता देंगे कि यही सिलेबस है, आपको यही लेना चाहिए, ठीक है। प्राइवेट विद्यालय वाले सीधे बताते हैं पवन और राजन ले लीजिए, ठीक है, उन्हें पता, खुद नहीं पता है। लेकिन मैं आपको जरूर सलाह दूंगा कि एक प्राइवेट पब्लिकेशन की किताब आती है उसे ले लीजिएगा, ठीक है। आइए चलिए शुरू करते हैं। कुछ क्वेश्चन सबसे पहले मैं आपको पर्यावरण से दिखाता हूं, उसके बाद कुछ क्वेश्चन मैं हिंदी का दिखाऊंगा, पांचों सब्जेक्ट का। देखिएगा 5 सब्जेक्ट आपके बीच आते हैं, मैं कोशिश करूंगा पांचों सब्जेक्ट के कुछ क्वेश्चन आपको दिखा दूं, ठीक है। सबसे पर्यावरण के पहला क्वेश्चन आपके सामने लगाया गया है, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है उसकी, शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि क्या है। अगर आप एक शिक्षक बन रहे हैं तो आपकी सबसे बहुमूल्य निधि क्या होगी। सेवा होगी, वेतन होगा, गर्व होगा या छात्रों का विश्वास होगा, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है आप अपने मस्तिष्क से सोच करके जब जवाब देंगे, इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि यही होती है कि वह छात्रों का उस पर कितना विश्वास है, छात्रों का उस पर कितना विश्वास है, छात्र कितने विश्वसनीय आपके बातों पर है, वही शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि होती है, ठीक है। पर्यावरण का एक क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया है, ठीक है। आगे बात करते हैं। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है।
आपसे पूछा गया है ग्रीन हाउस प्रभाव। आप कक्षा 6वीं 7वीं 8वीं में जब पढ़ रहे होंगे तो ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में अच्छे से जानते होंगे, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है, यही आपसे पूछा गया है। कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, हीलियम है और मीथेन है, ठीक है। हीलियम है और मीथेन है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है, सबसे पहला जो ऑप्शन दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ग्रीन हाउस प्रभाव में, ग्रीन हाउस गैस में सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला या सबसे अधिक मात्रा में कौन सा गैस पाया जाता है, वो CO2 पाया जाता है। कौन सा गैस पाया जाता है, CO2 पाया जाता है, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रीन हाउस में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, अधिकांशतः कौन कौन सी गैसें जो आपको याद रखनी है उसे आप ध्यान रखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड है, एक है नाइट्रस ऑक्साइड, क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड, ध्यान रखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, उसके बाद है CFC जिसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है जलवाष्प, क्या है, जलवाष्प है, ठीक है, जलवाष्प है। उसके बाद है एक मीथेन, क्या है, मीथेन है, ठीक है। उसके बाद है जलवाष्प है, मीथेन है, उसके बाद एक गैस आती है, ठीक है। बस इतना ही, ठीक है, इतना याद रखिए, महत्वपूर्ण यही है। कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जलवाष्प है और मीथेन है। ये जो गैसें हैं, ये जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट में, ग्रीन हाउस प्रभाव की गैसें होती हैं। और इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा जो गैस की मात्रा होती है ग्रीन हाउस इफेक्ट करने वाली, ग्रीन हाउस प्रभाव का सबसे बड़ा कारण कौन बनती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे अधिक मात्रा में कौन सी कारण बनती है, तो जलवाष्प बनती है, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए, आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है जूल के द्वारा, बी है डेसिबल के द्वारा, सी है न्यूटन के द्वारा, डी है नैनो इकाई के द्वारा। आप लोग कक्षा 6वीं 7वीं 8वीं, मैं हमेशा बताता हूं अगर आपको यूपीटीटी क्लियर करना है तो 1 से लेकर के 8 तक की जितनी बेसिक शिक्षा की किताबें आप उसे एक बार जरूर पढ़ लीजिए। वहीं से आप उत्तर प्रदेश में प्राइमरी शिक्षक आसानी से बन जाएंगे। कोई कठिन चीज़ नहीं होती है, ठीक है। जो मनोविज्ञान वाला मैटर होता है वो आसानी से 1-2 बुक होती है, पतली पतली 25-30 पेज की मैटर होता है, उसमें से आप सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक है। इसका जो सही उत्तर होगा, आप सभी लोग जवाब दे दिए होंगे। जो ध्वनि प्रदूषण का मापन होता है, ध्वनि का मापन होता है और डेसिबल होता है। क्या होता है, डेसिबल, ठीक है। इसमें जो आप सब मतलब ऑप्शन दिए गए उसे ध्यान रखिए। जूल जो है कार्य का मात्रक होता है, डेसिबल ध्वनि का मात्रक होता है, ध्वनि प्रदूषण का मात्रक होता है, न्यूटन जो है बल का मात्रक होता है, नैनो जो है आप मान सकते हैं कि नैनो जो है लंबाई का मात्रक होता है, ठीक है। चलिए, आपसे कुछ और क्वेश्चन इसमें दिया गया है। जैसे एक क्वेश्चन है कि संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा कहाँ पाया जाता है। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि ढेर सारे मतलब कि जहाँ जहाँ जो प्राणी पाए जाते हैं, अमूमन जो फेमस प्राणी होते हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो पांडा कहाँ पे पाया जाता है, बचपन में आप सुने होंगे जरूर, ये चीज़ जरूर सुने होंगे। जो पांडा होता है भैया ना, ये पांडा जो है चीन में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, पांडा जो है चीन में पाया जाता है। समझ में आया, पांडा कहाँ पाया जाता है, चीन में पाया जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। चलिए, अगला एक क्वेश्चन आपके सामने है, पर्यावरण का ही क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा गया है कि ग्रीन मफलर संबंधित है। आप लोगों ने ग्रीन मफलर का नाम जरूर सुना होगा। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, मैं मानता हूं कि आप सभी लोग यार, पर्यावरण ऐसा सब्जेक्ट है ना, आप लगातार अगर थोड़े बहुत भी पढ़ते होंगे तो आसानी से आप इसका जवाब दे पाएंगे। ग्रीन मफलर, अब ग्रीन से क्या होता है, हरा। हरा मफलर क्या मतलब होता है, जो ठंडियों में आप बांधते हैं मफलर, वही हुआ है ना। तो सड़कों के किनारे जो ध्वनि प्रदूषण होता है, ग्रीन मफलर, सड़कों के किनारे जो पेड़ लगाए जाते हैं, सड़कों के किनारे आप सभी लोग जानते हैं सरकार भी ऐसी व्यवस्था करती है, सड़क के किनारे हरे भरे वृक्ष लगाए जाते हैं। अभी भी आप देख सकते हैं कि वृक्ष छोटे छोटे हैं लेकिन घेरे जरूर गए हैं। हमारे उत्तर प्रदेश की बात है तो वृक्ष घेरे गए हैं, गाय वाय खा लेती है तो अलग बात है, उसका रखवाली नहीं होता है, लेकिन कुछ गलती से बच जाते हैं। जब बच जाते हैं तो कुछ बड़े हो जाते हैं, जब बड़े हो जाते हैं उसे ही कहा जाता है ग्रीन मफलर। अब ग्रीन मफलर क्यों प्रयोग किया जाता है, क्यों प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि जो ध्वनि प्रदूषण होता है, ध्वनि डायरेक्ट आकाश में न जाए। जो गाड़ी चलेगी ध्वनि प्रदूषण होगा, डायरेक्ट आकाश में नहीं जाएगी, कर लेंगे तो पर्यावरण का थोड़ा सा कम हानि होगा। इसी वजह से ग्रीन मफलर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ग्रीन मफलर बेसिकली किसके लिए होता है, ग्रीन मफलर बेसिकली ये ध्वनि प्रदूषण के लिए होता है। किसके लिए होता है, ध्वनि प्रदूषण के लिए होता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं, भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है। पूरे भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा होता है। ऑप्शन नंबर ए है सूर्य, बी है पृथ्वी, सी है चंद्रमा, डी है शुक्र। इसका राइट आंसर क्या होगा, सूर्य। क्या होगा, सूर्य। इसे तो आप सभी लोग जानते हैं, सूर्य एक नवीकरणीय ऊर्जा है,
नवीकरणीय ऊर्जा। अर्थात इस ऊर्जा को हम न बना सकते हैं न नष्ट कर सकते हैं, लेकिन जो सूर्य वाली ऊर्जा है, इस सूर्य की ऊर्जा को हमेशा अपने मतलब कि जब तक कि पृथ्वी रहेगी तब तक यह सूर्य की ऊर्जा रहेगी। तो इसी वजह से अब जो है हम लोग भूतापीय ऊर्जा को, जल विद्युत ऊर्जा को उतना ज़्यादा हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं जितना ज़्यादा हम सौर ऊर्जा को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, सरकार की योजना ये है, उत्तर प्रदेश की सरकार की योजना है कि आप अगर अपने घर में, अपने ऑफिस में या कोई भी चीज़ आप, कोई भी आपका मतलब कि आवास होता है उसमें आप सौर प्लांट लगाते हैं, सोलर प्लांट, तो आपके घर में जो बिजली उत्पन्न होगी उससे आप काम करिए। अगर आपके घर से बिजली ज़्यादा बच जाती है, जैसे आपके घर बैटरी लगी हुई है, बड़े बड़े बैटरी हैं, आप सौर ऊर्जा का प्लांट लगाएं, आपके घर में यूज कम हो रहा है तो उसे आप सरकार को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसका सरकार आपको पैसा भी देगी। ये हमारे उत्तर प्रदेश की योजना है। ठीक है, तो इसके बारे में आप जानकारी रखिएगा। तो सूर्य क्या है? एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। मैंने पहला भी प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कराया था, उसमें भी आया था एक क्वेश्चन, इसमें भी वही सेम क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? इस बात को ध्यान रखिएगा। 3 दिसंबर, कब की? 3 दिसंबर। अब भैया बात कब की है? 1983 है 84? आप बताइएगा, अगर आपको आता है बताइएगा। ठीक है, 3 दिसंबर 1983 या 84? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर आपको आता है तो बताइएगा। 1983 की घटना है, 84 की घटना है? 3 दिसंबर 1984 या 83 की घटना है। भोपाल में एक त्रासदी होती है, उसमें जो है मिथाइल आइसोसाइनाइड, MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस होता है, उसका जो है एक कारखाना होता है, उसमें से निकल जाता है, काफ़ी लोग इसमें मर जाते हैं। ठीक है, तो ये घटना बहुत ज़रूरी है और एक काफ़ी बार ये आउट क्वेश्चन है। ये यूपी TET के पर्यावरण में काफ़ी बार पूछा गया है। आपसे मैंने कहा कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, आउट क्वेश्चन है। मिथाइल आइसोसाइनाइड भोपाल त्रासदी आउट घटना है। ठीक है, आउट क्वेश्चन है, ये माने जाते हैं। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है, आउट क्वेश्चन। ठीक है, तो पर्यावरण के कुछ क्वेश्चन मैंने दिखा रहा हूँ। अब आगे कुछ क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ क्वेश्चन मैं आपको हिंदी का दिखा देता हूँ। हिंदी का कुछ क्वेश्चन आप देख लीजिए, जिससे आपको लगे कि हिंदी भी आसान ही आती है। इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है, शहद शब्द है, शहद शब्द क्या है? इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि शहद शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर ए है, क्या है? तत्सम है, तत्भव है, देशज है, उसके बाद पूछा गया है आगत है। ठीक है, शहद शब्द क्या है? आगत है, क्या है? बताइएगा इसका राइट आंसर। कुछ लोग तत्भव बता रहे होंगे, कुछ लोग तत्सम बता रहे होंगे, लेकिन इसका राइट आंसर क्या है? आगत है। क्या है? आगत। आगत का मतलब क्या होता है? ध्यान रखिएगा, ये शहद वाला जो क्वेश्चन है ना, ये शहद वाला क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। शहद क्या है? आगत शब्द है। आगत क्यों? आगत क्या होता है? जो शब्द जो है विदेशों से आए और हमने जो है ठीक उसी तरीके से अपने भाषा में मिला लिया, अपनी हिंदी भाषा में उसका प्रयोग कर लिया, वो आगत शब्द कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आया? जो शहद है कैसा शब्द है? आगत शब्द है। चलिए आगे एक क्वेश्चन पूछा गया है, वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है? वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है? अर्थात आपसे पूछा गया है कि वनिता का अर्थ क्या है? वनिता का अर्थ क्या है? अगर आप पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे, अच्छे से हिंदी थोड़ा बहुत भी जानते होंगे, तो वनिता का अर्थ आप बता ले जाएंगे। जंगल होता है, स्त्री होता है, पुस्तक होता है, व्यवसायी होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर दीजिएगा अगर आपको आता है। जो वनिता होता है मित्रों, ये स्त्री का क्या होता है? स्त्री का मतलब कि रूपांतरण है। ठीक है, वनिता का मतलब होता है स्त्री। ठीक है, इसका जो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे एक क्वेश्चन आपको मैं दिखाता हूं। क्वेश्चन है अर्धस्वर है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है अर्धस्वर है। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो अर्धस्वर के बारे में जानते होंगे। या वह ई उ री री या री श। ठीक है, अर्धस्वर किसे कहते हैं? ऐसे व्यंजन जो स्वर में भी प्रयोग होते हैं और व्यंजन में भी प्रयोग होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? अर्धस्वर कहा जाता है। तो इसमें जो लिखा गया है या और वह, ये जो है अर्धस्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अर्धस्वर। क्यों? क्योंकि जैसे आपने गई लिखा तो आप इसी तरीके से लिख सकते हैं गई, और आप ऐसे भी लिख सकते हैं गई। तो ई की जगह पर हमने या का प्रयोग कर लिया। आप लिख सकते हैं गऊ, गऊ आप इस तरीके से लिख सकते हैं, आप इस तरीके से भी गऊ लिख सकते हैं, तो गलत नहीं होगा ये गऊ। तो इस स्वर के स्थान पे हम इस व्यंजन का प्रयोग भी कर ले रहे हैं, इस वजह से इसे क्या कहा जाता है? अर्धस्वर कहा जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ए। ठीक है, एक मुहावरा पूछा गया है आपसे। मुहावरा है चोर की दाढ़ी में तिनका। क्वेश्चन है चोर की दाढ़ी में तिनका, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अब बहुत ही आसानी से आप इसका जवाब दे पाएंगे। अपराधी का अपनी दाढ़ी खुजलाना बिल्कुल गलत है। अपराधी का शंकाग्रस्त रहना बिल्कुल गलत है। अपराधी को पहचान हो जाना बिल्कुल गलत है। अपराधी का अपनी पहचान छिपाना बिल्कुल गलत है। तो इसका सही क्या होगा? चोर की दाढ़ी में तिनका,
मतलब इसका होगा कि अपराधी का शंकाग्रस्त रहना। अगर आपने कोई अपराध किया है, 4 लोगों के बीच में आप रहेंगे तो एक दिल के अंदर एक कसक जरूर रहेगी, ठीक है। तो कहा जाता है चोर की दाढ़ी में का है, तिनका है। देखिए शंका में है, बहुत डरा हुआ है, यही चोर है, ठीक है। तो जो शंकाग्रस्त होता है, अपराधी का शंकाग्रस्त रहना ही क्या होता है, चोर की दाढ़ी में तिनके का अर्थ होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए, तो आप लोग देख लिए होंगे कि ऐसे ही क्वेश्चन आपको जो है हिंदी में देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चन आपको दिखाते हैं मनोविज्ञान के। क्या है, मनोविज्ञान के कुछ क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन मनोविज्ञान का है, पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। जब आप मनोविज्ञान पढ़ेंगे तो उसमें एक होते हैं जीन पियाजे। जीन पियाजे का जो सिद्धांत है उसका नाम ही है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। क्या है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। अब हम जब जीन पियाजे पढ़ाएंगे तो उसमें हम बताएंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जीन पियाजे का जो सिद्धांत है उसका नाम ही है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ठीक है। आगे हम मनोविज्ञान आपको अच्छे से बताएंगे। अभी आपका जो है एडमिशन होने दीजिए, आगे मैं बताऊंगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और आपसे पूछा गया है, क्रोध व भय किसके प्रकार है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, क्रोध व भय किसके प्रकार है। ऑप्शन नंबर ए है अभिप्रेरणा, बी है संवेग, सी है परिकल्पना, डी है मूल प्रवृत्ति, ठीक है। ये जो शब्द होते हैं मनोविज्ञान के थोड़ा सा क्लिष्ट होते हैं, समझने में थोड़ी सी तकलीफ होती है, लेकिन समझने का प्रयास करिए। जो अभिप्रेरणा है इसका मतलब क्या होता है, अभिप्रेरित करना। ऐसा शब्द, ऐसा लक्षण, ऐसी अवस्था जो बच्चे को अभिप्रेरित करती है वो अभिप्रेरणा कहलाती है, मतलब कोई कार्य करने के लिए, ठीक है। संवेग एक अंग्रेजी का शब्द होता है इमोशन, इमोशन को कहते हैं हम संवेग, इमोशन को हिंदी में कह देते हैं संवेग, मनोविज्ञान की भाषा में संवेग, ठीक है। आगे है परिकल्पना। परिकल्पना मतलब कोई कल्पना आप कर रहे हैं तो परिकल्पना है। जैसे आप टीचर बनेंगे, टीचर बनने के बाद वाली लाइफ कैसी होगी, परिकल्पना केवल आप कर रहे हैं, वो परिकल्पना होती है। चौथा है मूल प्रवृत्ति। मूल प्रवृत्ति का मतलब होता है बालक का एक प्रवृत्ति होती है, मूल प्रवृत्ति होती है कि 6 साल का बालक ऐसा करेगा, ठीक है। 2 साल का बालक है, लालटेन जल रही है तो उसे एक बार छुएगा, जब वो जल जाएगा उसके बाद ही बाद में नहीं छुएगा, एक बार तो जरूर छुएगा। लालटेन अगर जल रही है तो लालटेन होता ही नहीं है, लेकिन एक बार उसे छुएगा, जब वो जल जाएगा उसके बाद वो उसे हटेगा, वो उसकी मूल प्रवृत्ति है। ऐसे होते हैं। अब इसका डिटेल डिफिनेशन मैं जब पढ़ाऊंगा तो दूंगा, ठीक है। तो आप समझ चुके होंगे क्रोध व भय किसका प्रकार है, इमोशन, संवेग का प्रकार है। किसका प्रकार है, संवेग का, ठीक है। इमोशन किसका प्रकार है, संवेग का। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए, जो मैंने पेपर लिया है इस पेपर में सबसे ज़्यादा सिद्धांत के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि सिद्धांत अभी आपने पढ़ा नहीं है तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कहाँ से पूछे गए। जैसे पहला क्वेश्चन था मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं। हिंदी का एक क्वेश्चन है, अभ्यागत में कौन सी संधि है। अभ्यागत, अगर आप लोग संधि पढ़े होंगे तो आप आसानी से जवाब दे पाएंगे। अभ्यागत, अभ्यागत में कौन सी संधि है, अभिधन आगत। क्या है, अभिधन आगत, ठीक है। यहाँ पर ई है, छोटी ई है, यहाँ पर आ है, ये दोनों मिल करके क्या हो जाएंगे, ई का या हो जाएगा। कौन सी संधि है, इको यणचि, मतलब यण स्वर संधि है। क्या है, यण स्वर संधि। अभिधन आगत, परिधन आवरण, पर्यावरण, जहाँ पर या बीच में आ जाए यण संधि होती है, ध्यान रखिएगा। चलिए, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही आसान है। देखिए टीईटी का जो क्वेश्चन होता है ना, इसका जो ट्रेंड होता है, आपको ऐसा बताया जाता है कि आप अपने जो आसपास कक्षा 1 से लेकर के 8वीं तक पढ़े होंगे। अब इसमें एक क्वेश्चन है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचारी। इसमें क्या है, आपसे पूछा गया ये कौन क्या है, दोहा है, चौपाई है, रोला है, सोरठा है, बरवह का है। बचपने से आप पढ़ रहे होंगे, अगर आप लोग पढ़ रहे होंगे, अगर आप लोग जानते हैं तो क्या है, दोहा है। कहा नहीं जाता है कि आप शुरुआत हनुमान चालीसा की कर रहे हैं तो दोहा से शुरुआत होती है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, हम लोग जानते हैं। लेकिन इसका एक फार्मूला भी होता है। दोहा में क्या होता है, दोहा में जो है 4 चरण होते हैं, यह अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है। इसमें पहले और तीसरे चरण में जो है कितने कितने मात्राएं होती हैं, 13 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे चरण में क्या क्या होता है, 11 मात्राएं होती हैं। जानना आवश्यक है और आसानी से आप पता पाएंगे, आगे पढ़ेंगे तो आसानी से आएगा, ठीक है। चलिए, अब देखिएगा कुछ क्वेश्चन हम आपको दिखा देते हैं।
जो आपको लगता है कि इसका जो गणित वाला सेक्शन होता है बहुत मजबूत आता है। मैं आपको दिखाता हूँ गणित में क्या दम होता है। जिसे आपसे क्वेश्चन दिया गया है, सबसे पहला क्वेश्चन है भिन्न का मस। क्या है भिन्न का मस? 14/33, उसके बाद है 21/22, क्या है 21/22, उसके बाद है 42/55। आपसे पूछा गया है इसका मासा क्या होगा। मासा, अगर आप भिन्न का मासा निकालते हैं, चाहे भिन्न का लसा निकाल रहे हैं, चाहे भिन्न का मासा निकाल रहे हैं, क्या होता है जो भी पूछा गया है अंश वाला ऊपर वाला वही निकालना है। लसा पूछा जाएगा तो ऊपर वाले का लसा, मासा पूछा जाएगा तो ऊपर वाले का मासा। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। मासा पूछा गया है तो ऊपर वाले का आप निकालेंगे मासा। 14, 21 और 42 का जो है मासा हमें निकालना है। मासा कैसे निकाला जाता है? बड़ी संख्या में आप जो है छोटी संख्या से भाग दे। 42 में हम 21 से भाग दे दिए। ठीक है, 21 दूना 42। अब ये 42 कट गया ना। अब 21 जो भाजक बचा है, ये भाजक में जो है अब 14 से भाग देना है। 21 भागे 14, 14 1 के 14, 7 बचा ना। अब 7 जो बचा है इसमें जो है आप 14 से भाग दीजिए, 14 में भाग दीजिए। जो बचेगा इसे यहाँ पे निकाल लेंगे। 7 दूनी 14, कट गया ना। जो अंतिम भाजक है जिससे पूर्णतः विभाजित हुआ उसका क्या है? मासा है। ठीक है, अब ऊपर वाले का मासा हमें प्राप्त हो गया, क्या है? 7। अब नीचे का आपको क्या लेना है? लसा लेना है। अब 33, 22 और 55 का निकालना है? लसा निकालना है। क्या निकालना है? लसा। अब लसा भी आप निकाल लीजिए, आसानी से निकाल सकते हैं और आप ही की भाषा में हम निकाल भी रहे हैं, क्योंकि शिक्षक बनने जा रहे हैं तो बहुत आसानी से आपको बच्चों को सिखाना भी है। डायरेक्ट काट दिए। 11 3 33, 11 दूनी 22, 11 5 55। अब 3 2 5 से ही कटेगा। 3 दूनी 6, 6 5 30, 30 का 11 गुणा कर लीजिए। 30 का क्या कर लीजिए? 11 गुणा कर लीजिए। 30 गुणे 11 जब आप करेंगे 11 0 0, 11 3 33, 7/330 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ए इसका उत्तर है 7/330। ठीक है, चलिए आपसे एक क्वेश्चन और पूछा गया है, डायरेक्टली तुरंत ही पूछा गया है। ₹57 और 75 पैसों का पैसे में मूल्य क्या होगा? ₹57 क्या है? ₹57 और 75 पैसे, इसे किस में चेंज करना है? पैसे में चेंज करना है आपको। आसानी से चेंज कर सकते हैं। 1 रुपये में कितना पैसा होता है? आप सभी लोग जानते हैं 1 रुपये में 100 पैसा। क्या होता है? 1 रुपया में 100 पैसा होता है। तो 57 रुपये में क्या होगा? 57 रुपया में 5700 पैसा होगा। अब इसमें 5700 पैसा आ गया, 75 पैसा इसमें ऐड कर लीजिए तो 5775 पैसा। ठीक है, क्या हुआ? समझ में आ रहा है ना? बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही आसान। इसी वजह से मैं कहता हूँ कि अगर आप लगन लगाए रहेंगे ना, ये नौकरी इतनी आसान है जिसकी आप परिकल्पना भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन आगे आपको मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। आपको केवल और केवल पढ़ते रहना है। आपको मेहनत कहाँ पे करनी है? मेहनत आपको यूपी टीईटी और सुपर टेट के सिलेबस पे करनी है। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन थे। अभी एक क्वेश्चन आपको शायद लगे कि गुरुजी हल्के हल्के क्वेश्चन ढूंढ के करा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे भी। हम कभी आपको जो है पीडीएफ वाला एक वीडियो दे देंगे, पीडीएफ वाला अर्थात तो मोबाइल पे जो पीडीएफ वाला वीडियो बनता है चला करके दे देंगे। तो आप देखेंगे कि उसमें 30 क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा। तो आपको लगेगा कि यार अगर 30 क्वेश्चन है तो मैं 20-21 पहुँच जा रहा हूँ। अगर आप 20-21 पहुँच जाते हैं, 20-21 कितने? 20-21 5 सेक्शन है, 5 से गुणा कर लीजिए, आप पहुँच जाएंगे 105। कितना नंबर पाना है? जनरल के लिए 90, ओबीसी SC ST के लिए 82, पास हो जाएंगे। पास है तो होना है इसमें। समझ में आया ना? तो आपको मेहनत ज़रूर करनी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी है। लाइक शेयर सब्सक्राइब के माध्यम से हमें बताइएगा, और जो भी दिक्कत होती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला रहता है हमेशा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको एक चीज़ और बताऊँगा कि मेहनत लगातार करनी है, क्योंकि आगे आने वाले समय में यहाँ भी कंपटीशन बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पर भी आ रहे हैं। ध्यान रखिएगा, अच्छे से मेहनत करिए। जो आपका सपना है उस सपने को साकार करिए। धन्यवाद।